दोस्तों आपका 28 फरवरी को कक्षा 12वीं अंग्रेजी का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ओके, लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। मैन जो आपके इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर का जो आपके अंदर मन में आपके डर है उसको मैं समाप्त करने का प्रयास लगातार कर रहा हूं। इसलिए मैंने क्या है, इंग्लिश की टॉपर सीरीज भी आपकी स्टार्ट कर दी है। ओके, पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों आपकी फ्लेमिंगो के पोर्स के लेसन आपके टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल दोस्तों आपके फ्लेमिंगो के पोर्स में दोस्तों आपके 8 चैप्टर हैं, जिसमें मैंने दोस्तों पार्ट 1 में 4 चैप्टर बता दिए हैं। अब दोस्तों इस पार्ट सेकंड है आपका, ये पार्ट सेकंड में इसमें जो हमारे 4 चैप्टर रह जाते हैं, लेसन 5, लेसन 6, लेसन 7, लेसन 8, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। पार्ट 1 में लेसन 4 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए हैं। पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी, जाकर जो देखिएगा। इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको लिंक दे रहा हूं। ओके, क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही बता चुका हूं कि 25 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, उसके बाद 28 को आपको क्या है, आपका अंग्रेजी का पेपर है। बिल्कुल कम समय है उस दिन। अगर आप सोच रहे हैं कि गैप में मैं क्वेश्चन आंसर कर दूंगा, याद कर लूंगा, तो ये बहुत बड़ी आपकी भूल है, क्योंकि आपके 2 से 3 दिन में आपका क्वेश्चन आंसर नहीं तैयार कर पाएंगे। और मैं आपको कहूंगा भी कि आप तैयार कर लें, तो आप यही कहेंगे 3 दिन तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही। इसलिए अभी दोस्तों कुछ समय है, अच्छे से आप क्या है सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। और जितने मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उसमें प्रीवियस ईयर पेपर के भी क्वेश्चन रहते हैं, तो फिर आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन ओके, हर चैप्टर वाइज चैप्टर कवर आपके होते जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत ज्यादा आराम से एक एक लाइन को मैं समझाऊंगा, जिससे आप क्या अच्छे से आप क्या है तैयार कर सकें। कोई दोस्तों डाउट आता है तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेसन 5 दोस्तों हमारा है इंडिगो। ओके, इसमें महात्मा गांधी जी की पूरी बात बताई गई, सत्याग्रह के बारे में कैसे क्या है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे। पहला है वाइज राजकुमार, इंपॉर्टेंट है आपका। वाइज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट। ओके, यानी राजकुमार शुक्ला ने क्या एकदम दृढ़ संकल्प से किया था, उसकी बात पूछी जा रही है। तो राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू फिक्स अ डेट ऑफ हिज विजिट चंपारण। तो राजकुमार शुक्ला चाहते थे, क्या चाहते थे कि गांधी जी को एक फिक्स डेट कर दें उनके चंपारण घूमने के लिए। गांधी जी कुड नॉट कमिट हिमसेल्फ बिकॉज ही हैड मैनी अपॉइंटमेंट्स। तो गांधी जी लेकिन वचनबद्ध नहीं, कमिट यानी कोई वचन नहीं दिया राजकुमार शुक्ला को कि हम हाँ इस डेट को तुम्हारे यहाँ चंपारण जाएंगे। क्यों नहीं दिया गांधी जी ने ऐसी फिक्स डेट? क्योंकि गांधी जी के पास पहले से बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स थी। अपॉइंटमेंट मतलब मीटिंग की डेट पहले से फिक्स थी। लंबे समय तक मीटिंग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी क्या है, उनको फिक्स रहता है कि आज मुझे इससे मीटिंग करनी है, आज इससे मिलना है, इससे मिलना है। तो लंबे समय तक उनकी पूरी पहले से प्लानिंग थी। तो गांधी जी इसलिए राजकुमार शुक्ला को फिक्स नहीं कर पाए, वचन नहीं दे पाए कि मैं इस दिन तुम्हारे घर आऊंगा। ओके, तो मतलब तुम्हारे चंपारण आऊंगा। राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज रिसोल्यूट बिकॉज ही डिड नॉट लीव गांधी जी साइड्स टिल ही फिक्स अ डेट। तब जब राजकुमार शुक्ला ने एकदम दृढ़ संकल्प सा कर लिया कि मैं गांधी जी का पीछा या तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो क्या है एक डेट फिक्स नहीं कर देते हैं मेरे चंपारण गांव है वहां घूमने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया, तो एकदम आपको रटा होना चाहिए। ओके, तो कौन सा है? व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर प्रेजेंट। मतलब जो नौकर हैं, नौकर ने ऐसा क्यों सोचा? ओके, नौकर ने ऐसा क्यों सोचा कि गांधी जी भी क्या एक अदर किसान है, प्रेजेंट यानी किसान। तो नौकर ने ऐसा क्यों सोचा कि गांधी जी भी अदर एक दूसरे क्या है, किसान है। शुक्ला लेड टू गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। जो शुक्ला है, राजकुमार शुक्ला है, वो गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया। ओके, राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। तो राजेंद्र प्रसाद थे, वो अपने घर से बाहर थे। व्हाट द सर्वेंट न्यू राजकुमार शुक्ला एज अ प्योर ह्यूमन। लेकिन जो नौकर थे वो जानते थे, क्या जानते थे कि राजकुमार शुक्ला क्या गरीब किसान है, एक गरीब किसान है। ओके, गांधी वाज आल्सो क्लैड इन अ सिंपल धोती एंड वाज अ कंपेनियन ऑफ द पीसेंट। और गांधी जी क्या थे? गांधी किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? पता है, धोती सी पहने, एकदम सिंपल सी धोती पहने हुए थे। ओके, और एकदम किसान की तरह लगते। गांधी जी के आप जानते होंगे, गांधी एकदम सिंपल धोती पहनते थे और किसान भी नॉर्मल इसी प्रकार से कपड़े पहने रहते। तो गांधी जी भी क्या किसान से लग रहे थे। देयरफॉर द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पेशेंट। तब इसलिए यही कारण है कि जो नौकरों ने सोचा कि ये गांधी जी भी वे भी किसान है। सिंपल है। अगर आप क्या आप किसी के साथ जा रहे हैं, इस संगति का असर कैसे हम कहते हैं। ओके, मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है। ओके, वो उसकी इमेज सही नहीं है, वो बड़े बीड़ी वगैरह पीता है मान लीजिए। अब मैं उसके साथ ओके टपरी में बैठा हूँ, चाय की टपरी में उसके साथ बैठा हूँ। ओके, अगर मेरे किसी ने क्या रिलेटिव ने देख लिया, मेरे परिचित ने देख लिया, तो क्या समझेगा कि वो उसे जानता कि ये क्या है बेकार आदमी है। मैं उसके साथ नहीं बैठा हूँ तो मतलब मैं भी बिगड़ रहा हूँ, मैं भी बिगड़ चुका हूँ। भले मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस उसे बात करने के लिए 5 मिनट रुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे क्या लोग कैसे नजरिए से देखें कि मैं भी एक क्या बिगड़ा हुआ व्यक्ति हूँ।
इस टाइप से। तो संगति का सर होता है। तो सेम इसी प्रकार से अब राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी जा रहे हैं। राजकुमार शुक्ला गरीब किसान है और यहाँ गांधी भी उनके साथ जा रहा है। तो जब राजकुमार शुक्ला गरीब किसान है तो उन्हें लगा कि इन्हीं के साथ आया है, और गांधी जी की साथ ही क्या सिंपल धोती पहने हुए थे, मतलब किसान की तरह लग रहे थे और किसान के साथ आए थे, इसलिए नौकरों ने सोचा गांधी जी भी एक अदर किसान। ये उसका मेन फंड है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है Why did Gandhi agree to settlement of 25% refund to the farmers? ओके, देखिए जो गांधी जी क्या है, गांधी जी और उनके क्या पूरा सत्याग्रह कर रहे थे कि अंग्रेजों से कि उनका जो किसानों का जो पैसा लिया गया उसे रिटर्न कर दिया, उसे लौटा दिया जाए। ओके, तो अंग्रेज मान नहीं रहे थे, अंग्रेज मान नहीं रहे थे। ओके, उन्होंने कहा कि कम से कम 50% लौटा दो, तो भी अंग्रेज नहीं मान रहे थे। तब अंग्रेजों ने कहा कि हम और केवल आपके 25% देंगे। तो 25% के लिए तो गांधी जी मान गए। गांधी जी कहा हाँ तो चलो 25% मिल रहे, हाँ चलो 25% पैसे लौटा दो, 25% लौटा दो। तो गांधी जी आखिर क्यों मान गए? तो गांधी explained that the amount of the fund was less important than the fact that the landlords had been obligated to surrender parts of the money and bid it the part of their passage। क्या बताया जा रहा है कि यहाँ ये गांधी जी कहते हैं कि हाँ मैं इस बात को मानता हूँ कि जो 25% हमें मिल रहा है ये बहुत ज़्यादा कम है। ये क्या है? बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन इससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण बात यह है कि ओके ये मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा कम पैसा है, लेकिन मैंने मान क्यों गया? गांधी जी कहते हैं मैं इसलिए मान गया 25% रिफंड अंग्रेज दे रहे, इसलिए मैं मान गया कि यहाँ ये सबसे बात इंपॉर्टेंट ये बात मायने रखती है कि अंग्रेज अभी तक किसी के सामने झुके, किसी की कुछ बात नहीं मानते थे। तो यहाँ लेकिन इस वाले अपने सीन में गांधी जी क्या है, जो अंग्रेज है पूरी तरीके से नहीं झुके, लेकिन कुछ ना कुछ तो झुके। पहले तो क्या है अंग्रेज कुछ नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा 25% को तो माने, 25% को तो माने, तो गांधी एक बार से क्या है अपने सामने झुक गए। सो ही एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। इसलिए उन्होंने क्या मतलब इसलिए वो क्या है सहमत हो गए। मतलब अंग्रेज क्या अंग्रेज की ऐसी रीति थी कि अंग्रेज कुछ नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी 25% में आए, चलो तो क्या है वही ठीक है। कम से कम अंग्रेज कुछ तो झुके, और वो भी नहीं दे, अगर उसी की मना कर दे तो अंग्रेज वो भी ना देते। इस बार से Why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life? तो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो आपका चंपारण एपिसोड है गांधी जी के एक जीवन का एक मोड़ था, आप इसे किस प्रकार से आप कह सकते हैं? तो गांधी considered it to be a turning point in his life because that he realized that civil disobedience which had tempted for the first time could go a long way in the freedom struggle। तो जो चंपारण एपिसोड जो चंपारण की घटना थी, एक गांधी जी की पहली एक घटना थी जिसमें अंग्रेज झुक गए। ओके, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों की बात नहीं मानी, अंग्रेजों की बात नहीं और अपनी बात मनवा ली। ओके, पूरी तरह से नहीं बनाई, लेकिन कुछ ना कुछ उनसे बातें मनवा ली अपनी। ओके, इससे समझ में आता है कि गांधी जी का एक सिस्टम पता चला कि अंग्रेजों के ऐसे में क्या झुकाना है अपने सामने। ओके, तो इसके लिए क्या है अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का रास्ता मिला। ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ऑन कंट्री। तो उन्होंने क्लियर कर दिया, क्या डिक्लेयर कर दिया, कह दिया कि अब क्या है कोई भी अंग्रेज हमारे क्या है हमारे देश में हमारा क्या है हमें अपना आदेश नहीं दे सकता। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है एमपी एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो हम यहाँ किस प्रकार से कह सकते हैं, हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो इस पूरे घटना में कि आम जनता ने भी क्या सहयोग किया इस स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता जो हमारा संग्राम होगा ओके देश की आज़ादी के लिए, इसमें आम जो जनता है उसने भी क्या सहयोग दिया। The ordinary people were also interested in the freedom movement and they always stood with Gandhi ji at every जन कल्चर। यानी मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो आम जनता है उसने भी सहयोग किया, जो आम जनता उसको भी रुचि थी। ओके, स्वतंत्रता आंदोलन में भी रुचि हुई, वो गांधी जी के साथ। ओके, खुद तो नेता तो नहीं कर पाते थे, ओके इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन गांधी जी के साथ वो हमेशा हर कंडीशन में क्या है खड़े रहते थे। एट मोतीहार दे flocked in thousands when they comes across that Gandhi ji was trouble with the authorities। okay, तब मोतीहार की बात है जब क्या है उन्हें पता चलता है, जो वहाँ के लोगों को पता चलता है कि गांधी जी को जो वहाँ की ऑथराइज यानी जो अंग्रेज अधिकारी वगैरह वो उन्हें क्या है गांधी जी को परेशान कर रहे हैं। तो वहाँ से ओके 1000 से ज़्यादा लोग क्या है उनके साथ वहाँ आ गए। ओके, उनका सपोर्ट करने के लिए दे वर रेडी टू डू एनीथिंग इन दिस मूवमेंट। ओके, इस आंदोलन के लिए ओके वो क्या कुछ भी करने के लिए तैयार थे। ओके, थस हियर वी कैन सी दैट द ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट इन द फ्रीडम मूवमेंट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्या है जो आम जनता थी उसने भी क्या है स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरीके से सहयोग किया अपना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिस्ट द प्लेस दैट गांधी विजिट बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद द शुक्ला एंड हिज अरीव एट चंपारण। एमपी एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, 24 में क्वेश्चन आ चुका है। यानी मतलब आपका यहाँ है कि
वो आपको उन प्लेस को आपको बताना है जब गांधी जी की शुक्ला के साथ पहली मीटिंग हुई, और उसके बाद जब क्या है वो चंपारण गए, चंपारण जाने से पहले वो कई जगह और पहले गए, तो वो कौन कौन से स्थान थे वो आपको एक बार बताना है। तो गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एट लखनऊ, तो गांधी जी की शुक्ला के साथ जो मीटिंग हुई थी कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी। देन ही वेंट टू कानपुर, उसके बाद वो कहा कानपुर गए, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, वो और भी स्थान गए थे इंडिया के। ओके, रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर वो अपने आश्रम में आए अहमदाबाद में। हो गए, लेटर ही वेंट टू कोलकाता, उसके बाद वो कोलकाता गए, फिर पटना गए, फिर मुजफ्फरपुर, फिर एट चंपारण जाने से पहले इन स्थानों पर गए। क्लियर है। अब यहाँ दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि कोलकाता और कानपुर इनकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई। ओके, ये स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। ओके, तो अब ऐसा क्यों लिखा गया है? आप अपनी बुक कब खोलेंगे, आप इंडिगो वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ भी आपकी जो बुक में भी कानपुर और लखनऊ की स्पेलिंग यही लिखी हुई है, यही दी हुई है, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं। ओके, बाकी आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, पहले तो यही आपको स्पेलिंग लिख देनी जो आपकी बुक में दी है, फिर कोष्टक में आपको असली वाली आपको स्पेलिंग लिख देनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई गांधी जी चाइड द लॉर्ड्स ऑफ मुजफ्फरपुर। ओके, तो चाइड यानी हो तो डांटना या फटकार लगाना, तो गांधी जी ने जो मुजफ्फरपुर के वकील थे, लॉर्ड्स थे, उनको क्या फटकार क्यों लगाई? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पढ़ के आपको रखना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में आ सकता है क्वेश्चन। ओके, तो मुजफ्फरपुर लॉर्ड्स कॉल्ड इन गांधी टू ब्रीफ हिम, जो मुजफ्फरपुर के जो वकील थे गांधी जी के कहने पर क्या आए थे। ओके, दे हैड फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड प्रेजेंट इन कोर्ट्स। ओके, अब कोर्ट में क्या है, कोर्ट में ओके, कोर्ट में क्या है, अब उनको अपना लड़ना है। ओके, केस, तो उसके लिए क्या वकील चाहिए, तो वकील के लिए किसानों की तरफ से कौन लड़ रहा था, किसानों की तरफ से जो वकील लड़ रहे थे गांधी जी ने बुलाए थे। तो जो वकील थे किसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसानों कर रहे थे। गांधी चाइड्स देम फॉर द कलेक्टिंग फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉप्सर्स। ओके, तो गांधी जी ने क्या उन्हें फटकार लगाई, क्यों फटकार लगाई? क्योंकि जो लॉर्ड्स हैं, वकील हैं, तो वकील से क्या है, गरीब किसानों से क्या है, फीस ले रहे थे। फीस ले रहे थे, तो व्हेन प्रीसेंट्स वर सो पुअर एंड क्रेसिड, तो गांधी जी कहते हैं कि जो किसान है बहुत ज्यादा गरीब है, साथ ही बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। बहुत ज्यादा परेशान किया जा चुका है। इट वॉज इन ह्यूमन टू चार्ज हैवी फीस फ्रॉम देम, तो ये क्या है, अमानवीय कार्य है। ओके, कि उनसे क्या है, बहुत ज्यादा फीस लेना, क्योंकि गरीब है। ओके, गरीब, बहुत ज्यादा गरीब है और उनके पास वैसे क्या है, कुछ पैसे नहीं है और साथ ही बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, और उससे इस कंडीशन में बहुत ज्यादा पैसे लेना एक है अमानवीय कार्य है, इसलिए गांधी जी ने क्या वकीलों को फटकार लगाई। क्लियर हो जाता है। इस प्रकार से हमारे लेसन 5 के इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे लेसन 6 के। तो लेसन 6 है हमारा द पोएट्स एंड पेनकेक्स, इसे देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आपका पहला, व्हाई इज पेनकेक्स रिलेटेड टू जिमनी स्टूडियोज, जो पेनकेक्स है वो जिमनी स्टूडियो से किस प्रकार से कनेक्टेड है? तो पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। ओके, पेनकेक क्या है, एक ब्रांड नेम है, कंपनी का नेम है जो मेकअप मटेरियल बनाती है। दैट जिमनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड, तो जिससे क्या है, जिमनी स्टूडियो है उसने कैसे खरीद लिया, पूरी कंपनी को खरीद लिया, ब्रांड को खरीद लिया। ओके, गीता ग्रोवर मस्ट हैव यूज इट, मिस गोहर मस्ट हैव यूज इट, वैजंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज इट, बट रानी अग्रोत्री मे नॉट हैव इवन हार्ट इट। ओके, तो क्या बताया जा रहा है कि ये क्या मेकअप बनाने वाली कंपनी है वो पहले समय की, ये सब जो नाम दिए हुए हैं क्या है, उस समय की हीरोइन के नाम है। ओके, जो आपके ये वैजंती माला हो जाती है और मिस गोहर हो जाती है, गीता ग्रोवर हो, इन सब ने इसका क्या है, इसके पेनकेक वाली जो मेकअप कंपनी है इसके सबके जो प्रोडक्ट यूज किए हैं ये बताया जा रहा है। ओके, क्लियर है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जिमनी स्टूडियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख के रखना है इस चैप्टर से आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है कि जो ऑफिस बॉय था उसका क्या काम होता था जिमनी स्टूडियो में, मतलब वो क्या काम करता था, ऑफिस बॉय का था वो क्या है, जिमनी स्टूडियो में क्या काम किया करता था। द ऑफिस बॉय वाज इन चार्ज ऑफ हाई इंपॉर्टेंट टास्क, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता था वो ऑफिस बॉय करता था, ऑफिस बॉय करता था। वो कौन सा काम था? ऑन द डे of the crowd filming he was supported to handle crowd makeup। जिस दिन क्या होती है, जो शूटिंग होती है भीड़ भड़क्का वाली शूटिंग को, मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे अपने गानों देखे होंगे, तो गाने में क्या है, जो हीरो हीरोइन तो नाचते ही, साथ ही पीछे भी तो 100-200 लोग कम से कम नाच रहे हैं। ओके, तब जो उसकी शूटिंग होनी है तो जो 100-200 लोग होंगे उनका भी तो मेकअप होगा, थोड़ा बहुत उनका भी मेकअप किया जाएगा। तो जो ऑफिस बॉय होता था वो पूरे सभी लोगों की क्या मेकअप किया करता था। ओके, मैन जो बहुत सारे लोग ओके और अलग से जो रोल करते हैं उनका क्या मेकअप किया करता था। ही वुड मिक्स हिज पेंट्स इन अ लार्ज वेसल्स एंड स्लैप देम ऑन द क्राउड प्लेयर्स टू स्टील एवरी पेयर ऑन देयर फेसेस फॉर द क्राउड शॉट। तो क्या बताया जा रहा है, अब इतने लोग हैं जैसे मैंने क्या बताया 100-200 लोग की को क्या है शूटिंग में काम करना है। ओके, शूटिंग के लिए तैयार होना है,
तो अब इतने लोगों के लिए क्या है, मेकअप की छोटी सी डिब्बी तो काम नहीं होगी, छोटा सा क्रीम, एक छोटी सी क्रीम की डिब्बी में तो काम हो नहीं जाएगा। तो इतने सारे लोगों का मेकअप करना है तो बहुत ज्यादा मेकअप का मटेरियल चाहिए। इसलिए जो ऑफिस बॉय होता था वो क्या करता था, एक बहुत बड़ी बाल्टी लेता था, उसमें क्या है मेकअप का पूरा मटेरियल क्या है एकदम तैयार करता था और सब वो क्या है लगा स्लैप करता था। ओके, मतलब क्या है उसके गालों में लगाता रहता था। इससे मतलब इस बार से बताया जा रहा है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ भी चुका है, एमपी 23 में आ चुका है। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मेनी साइड्स जीनियस। ओके, इस हम पोएट एंड पेड़ वाली जो कहानी है इसमें देखते हैं कि जो सुब्बू का है एकदम बहुत ज्यादा जीनियस है। ओके, तो बहुत तरीके से उसे जीनियस है। तो लिस्ट 4 ऑफ द स्पेशल एलिबिलिटीज, उसकी क्या है आपको विशेषता बतानी, 4 आपको विशेषता बतानी किसकी, सुब्बू की। तो यहाँ पे 4 पॉइंटों के माध्यम 4 विशेषताएं हैं, मुझे 4 आपकी विशेषताएं हैं तो आपके क्रम से दी हुई है। तो पहला है सुब्बू वाज आपका डिस्ट्रिक्ट एक्टर, हिज 4 मेन एबिलिटीज वेयर, यानी यह बहुत ज्यादा क्या है एक अच्छा एक्टर था। इसकी ये क्या विशेषता ये दी हुई है। पहला ही कुड सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम, वो क्या किसी प्रकार की समस्या का समाधान आसानी से कर लेता था। ही वाज अ ट्रेलर मेड फॉर फिल्म्स, ही वाज ऑलवेज चीयरफुल, चीयरफुल हमेशा खुशी रहता था। और ही वाज पोएट, शादी हुई क्या कभी भी था। इस बार से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको ये दूसरा और तीसरा वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट, तो एकदम आपको इसे तैयार करके रखना है। तो आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, why was the office boy आपका frustrated, who did he show his anger on। ओके, जो ऑफिस बॉय था वो एकदम क्या है एकदम गुस्से से भरा रहता था और वो अपना गुस्सा किस पर उतारा करता था, तो वो गुस्से से क्यों रहता था। ओके, द ऑफिस बॉय had joined the studios years back in the hope becoming a star। ओके, जो ऑफिस बॉय था उसने क्या है ज्वाइन किया था स्टूडियो को। ओके, कि वो एक समय क्या है यहाँ एक समय क्या है स्टार बन जाएगा, हीरो बन जाएगा। ओके, he was educated and felt that his talent is being wasted वर्किंग इन द डिपार्टमेंट दैट वाज सुटेबल ओनली फॉर फॉरवर्ड्स। ओके, उसने क्या बताया कि ये कि अब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। ओके, लेकिन उससे महसूस हो रहा था कि मेरे जो टैलेंट है वो क्या है वेस्ट जा रहा है यहाँ सबके क्या है डिपार्टमेंट के वगैरह के काम करके। ओके, ही शोड हिज एंगर ऑन सुब्बू द स्टार ऑफ दोज डेज एवर। ओके, और वो अपना जो गुस्सा है किस पर उतार रहा था, अपने सुब्बू को उतार रहा था, और जो सुब्बू क्या था उस समय का एकदम हीरो था, स्टार था। ओके, उस पर उतारा करता था। इस बार से दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन्स द फायर इमेजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। ओके, तो ये शब्द का यूज क्यों किया, एकदम भयंकर आग के शब्द यूज क्यों किया है, इसका मतलब भयंकर आग कहाँ ये शब्द यूज किया गया है, क्यों किया है। ओके, तो व्हाई दिस द राइटर मीन्स दैट आर्टिस्ट हु वर सब्जेक्टेड टू द मेकअप हैड टू वेयर द इंटेंस हीट ऑफ द incandescent लाइट्स ऑफ द मेकअप रूम ऑफ द जिमनी स्टूडियो। तो जो कि जहाँ जिस आर्टिस्ट का क्या है मेकअप होना था वो जिमनी स्टूडियो में बैठा करता था, तो वहाँ जिमनी स्टूडियो में क्या लाइटें लगी थी, बड़ी बड़ी लाइटें लगी थी। वहाँ से हेलोजन वाली पहले समय लाइट होती थी। ओके, जिसमें क्या बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी, जिसमें क्या है पूरा जिला तो रहता था, साथ ही क्या है वो पूरा घर गर्मासा जाता था। ओके, गर्मासा जाता था, इसलिए कहा गया कि जैसे ही मेकअप कराना पड़ता था उसे भयंकर रूपी आग रूपी से इस आग से गुजरना पड़ता था। आई आप समझ होंगे। तो अब ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं आपके चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट। अब देखेंगे हम लेसन 7 के इंपॉर्टेंट। दोस्तों आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा, प्रॉपर अगर तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश का जो पीडीएफ मटेरियल पूरा प्राप्त करना चाहते हैं, एमपी बोर्ड का सिलेबस, चाहे वो आपका ग्रामर हो चाहे बुक इंपॉर्टेंट हो, कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल साथ ही रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन करके कम समय में बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। इंग्लिश कोर्स की फीस दोस्तों बात करें तो इंग्लिश कोर्स की फीस क्या है 249 रुपए है आपके। ओके, कम समय रह गया इसलिए आपको क्या है 50 रुपए आपको क्या है ऑफ कर दिया गया। अब केवल यह क्या है आपको 199 रुपए में कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है। 199 रुपए में कंप्लीट दोस्तों आपकी क्या है इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करा दी जाएगी, पूरा पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा, चाहे वो ग्रामर हो बुक इंपॉर्टेंट हो, और साथ ही आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगी। कम समय आप अच्छे तैयारी कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर मॉडल पेपर के साथ भी हम प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट लेसन आ जाता है लेसन 7 द इंटरव्यू। इसे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहला भी हमारे शॉर्ट है इसे। ओके, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। मतलब क्वेश्चन का मतलब है आपका पॉजिटिव व्यूज, यानी आप इंटरव्यू यानी होता है साक्षात्कार। ओके, जब भी जैसे आप भी क्या है कोई क्लास 12 पास कर लेंगे, कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं यहाँ पर, या कोई भी आप जॉब करेंगे तो आपको क्या है आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, साक्षात्कार देना पड़ेगा। तो उसी की बात तो यहाँ हो रही है। और इंटरव्यू यहाँ केवल नौकरी वाले इंटरव्यू से यहाँ मतलब नहीं है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े बड़े राइटर होते हैं, ओके, बॉलीवुड के हीरो हीरोइन होते हैं, सबका इंटरव्यू लिया जाता है। यहाँ क्या है इंटरव्यू किसी का भी लिया जाता है, उसी इंटरव्यू की यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ आपको बताना कि इंटरव्यू है सकारात्मक विचार का है, इंटरव्यू के सकारात्मक विचार आपको बताना है। तो द इंटरव्यू इज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ।
ट्रुथ यानी सत्य। जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू हमें सत्यता जानने का एक क्या है, एक स्रोत है। किसी व्यक्ति के अगर बारे में सत्यता जाननी है हम उसका इंटरव्यू देखकर जान सकते हैं इस बार से। दीज डेज वी गेट द मोस्ट विविड इंप्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्पोरेरीज थॉट इंटरव्यू। इसका मतलब होता है दोस्तों आपका समकालीन। ओके, तो इन दिनों हम क्या है, इन दिनों हम क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से जो हमारे समकालीन लोग हैं, समकालीन लोग यानी हमारी समय के जो लोग हैं, ओके, उनके बारे में हम क्या है, उनके विचार हम क्या है जान सकते हैं इंटरव्यू के माध्यम से इस बार से। नेक्स्ट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्डिज्म 22 में 24 में आ चुका है, 25 में आने कम चांस है लेकिन पढ़ के रखना है। 25 में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज राइटर्स डिप्राइज बीइंग इन इंटरव्यू। ओके, जो प्रसिद्ध लेखक हैं, जो प्रसिद्ध लेखक होते हैं, राइटर है, प्रसिद्ध राइटर है, वो क्या है इंटरव्यू से क्यों घबराते हैं। ओके, इंटरव्यू से क्यों घबराते हैं। द मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स सी देमसेल्फ एज अ विक्टिम ऑफ इंटरव्यू। तो अधिकतम जो प्रसिद्ध राइटर है, लेखक हैं, उन्होंने इसको महसूस किया कि जो इंटरव्यू है उन्हें क्या घायल करता है, उन्हें क्या घायल करता है। They consider it as an unwarranted intrusion into their private lives. They feel it somehow diminished them. ओके, उन्होंने क्या सोचा है कि वो कहते हैं, कौन, जो पॉपुलर सेलिब्रिटी राइटर हैं, उनका मानना है कि ये जो इंटरव्यू है उनकी जो प्राइवेट लाइफ में अचानक से आक्रमण करने के समान है। उनकी प्राइवेट लाइफ में आक्रमण कर दिया। कैसे? क्योंकि आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उस इंटरव्यू के माध्यम से क्या है, कई लोगों की उनकी जो प्राइवेट बातें होती हैं, जो क्या है वो अपना सबका अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, तो उससे जो बातें होती है वो छुपाना चाहते हैं, लेकिन इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारी बातें क्या है सामने आ जाती हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ओके, तो इसलिए उन्हें लगता है कि इंटरव्यू के अचानक हमले के समान है। ओके, उस हमले से क्या हो जाते हैं, हमारी जो प्राइवेट बातें बाहर निकल आती हैं और वे चाहते हैं कि इंटरव्यू किसी ना किसी रूप से समाप्त हो जाए, यानी कि उन्हें इंटरव्यू देना अच्छा नहीं लगता इस बार से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रीफ इन सम प्राइमेट कल्चर अबाउट बीइंग फोटोग्राफ। ओके, प्राइमेट कल्चर होता है हमारा परंपरा, प्राइमेट प्राचीन परंपरा में फोटोग्राफ के बारे में क्या विचार थे, क्या कहा जाता था फोटोग्राफ के बारे में, यानी फोटो खींचने के बारे में प्राचीन लोगों के क्या विचार थे। तो सम प्राइमेट कल्चर बिलीव दैट इफ यू आर फोटोग्राफ्ड योर सोल इज स्टोलन यानी आपका चोरी, सोल यानी आत्मा। ओके, तो पहले प्राचीन समय में माना जाता है, प्राचीन की परंपरा में माना जाता है, ओके, कि यदि आपकी कोई फोटो खींच लेता है तो जो आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा से चोरी हुई है, तो शरीर हमारा क्या आत्मा से चल रहा है, तो माना जाता था कि अगर आपने किसी ने फोटो खींच ली यानी उसने क्या आपकी आत्मा को चोरी कर लिया और अपने कैमरे में बंद कर लिया, इस टाइप से माना जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट, ये सभी आपके शॉर्ट वाले हैं, ओके, दो लाइन के लिए दिए हुए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द इंस्पिरेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। ये आपकी लाइन आती है, ओके, द इंटरव्यू वाले चैप्टर में, थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। तो इस लाइन का मतलब क्या है, क्या इससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए इससे सीधा मतलब बता, इसका मतलब है आपका गला घोटने से। यहाँ देखिए विंड पाइप विंड यानी हवा वाली जो पाइप है, नली है, उसको क्या थंबप्रिंट यानी घोटना गला दबाने से। ओके, देख लेते हैं। आई थिंक इट मीन्स दैट ही फेल्ट एज इफ ही वाज बीइंग स्ट्रगल्ड, यानी क्या है, इसका मेरा मतलब है, इस लाइन से मेरा तात्पर्य क्या है, एक प्रकार से गला घोटने से है। ओके, इसका मतलब ये आपका, ओके, गला घोटने से। द इंटरव्यू इज लाइक एन असल्ट ऑन अ पर्सन। इंटरव्यू क्या है, किसी व्यक्ति पर अचानक से आक्रमण करने के समान है। ओके, मतलब क्या है, किसी व्यक्ति पर अचानक से क्या गला घोटा जा रहा है इंटरव्यू के माध्यम से। इस बात से अब क्यों ऐसा ये सब लाइनें आ रही हैं, अगर इंटरव्यू से आपने पढ़ा होगा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू के माध्यम से क्या है, इंटरव्यू से हम क्या है लोगों के बारे में जान सकते हैं। साथ ही लोग क्या है जो अपनी प्राइवेट बातें होती है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपनी क्या है, जो उनकी प्राइवेट लाइफ होती है उसको क्या है, उसकी जो बातें होती है उसे क्या है प्राइवेट रखना चाहते हैं, लेकिन इंटरव्यू के माध्यम से आपने देखा बहुत सारी बातें उनकी क्या है लीक हो जाती हैं, तो उन इसलिए ये अच्छा नहीं लगता इंटरव्यू के, इसलिए ये सब बातें आ रही हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाई चांसेस के आने के, क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन है, आ सकता है आपका। ओके, हु इज द टूडेस्ट वर्ल्ड इज अवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज। किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानना है। ओके, तो सबसे अच्छा स्रोत क्या है हमारे वर्तमान समय में, सबसे अच्छा स्रोत क्या है किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए, तो सिंपल आंसर हो जाएगा, आंसर है द इंटरव्यू। आंसर कितना है, द इंटरव्यू। तो जहां हु लिखा है, हु के स्थान पर केवल द आपको इंटरव्यू लिख देना है, बाकी क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो द इंटरव्यू इज अवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटी। तो क्या है, जो इंटरव्यू है किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा क्या है, स्रोत है। क्लियर है, इसका आंसर केवल द इंटरव्यू आपको लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आपके हाई चांस है 2025 में आने के, 2022 में आ चुका है, ये आपका आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 2025 में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तैयार करके रखना है। समझ लीजिए, हाउ डज ईको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। ईको कौन है, अम्बर्टो ईको है। अम्बर्टो ईको एक राइटर है, ओके, राइटर है, लेखन का काम करते हैं। तो बता, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ डज ईको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। जो अम्बर्टो ईको लेखक हैं, वो इतना ज्यादा समय कैसे निकाल लेते हैं लिखने के लिए।
ओके राइट ईगो बहुत बड़े एक बहुत बड़े आदमी है, ओके बहुत बड़े इनके काम रहते हैं, लेकिन इतने अपना इनका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी ये लिखने के लिए अपनी राइटिंग कला के लिए इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं अपने बिजी शेड्यूल से। तो क्या है, ईगो डज नॉट वेस्ट अ सेकेंड ऑफ हिज टाइम, यानी क्या है जो अम्बर्टो इको राइटर है वो कहते हैं कि मैं अपने क्या है अपने समय एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करता, एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करता, मिनट नहीं एक भी सेकंड अपना टाइम का बर्बाद नहीं करता। Even while he is waiting for someone, he would write something before the visitor reached him। क्या इस लाइन में बताया जा रहा है, यहाँ इस पहली लाइन में क्या बताया जा रहा है कि वो अपने समय का एक भी सेकंड का बर्बाद नहीं करते। किस प्रकार से एग्जांपल के माध्यम से एक लाइन में समझाया जा रहा है कि मान लीजिए अम्बर्टो इको से कोई मिलने आ रहा है, ओके पॉपुलर व्यक्ति है, ओके ये पॉपुलर राइटर है, तो उससे मिलने के लिए लोग आते रहते हैं। तो उन्हें पता है कि कोई व्यक्ति अगर मुझसे आ रहा है, उसको मेरे पास आ रहा है तो उसको क्या 10 मिनट लगेंगे। तो ये नहीं कि उनके 10 मिनट उसका इंतजार कर रहे हैं, 10 मिनट किसी इंतजार करने अपने कॉपी पेन निकाला तब तक लिखने लगे जब तक वो आ नहीं है। मान लीजिए वो लिफ्ट से आ रहा है तो उसे 5 मिनट लगेंगे, तब तक उन्होंने अपने कॉपी पेन लगा के लिखने का कार्य किया। मतलब है कि कोई भी काम हो उसमें क्या है, उन्हें लगता है कि अगर अभी मेरे 5-10 मिनट है तो भी इसको क्या है कुछ ना कुछ में काम करेंगे। ही फिल्स हिज एम्प्टी टाइम विथ वर्क। एम्प्टी टाइम यानी जो उनका खाली समय होता है उसे अपने काम से भर देते हैं। उनके जो उनका खाली समय मिलता है, उन्हें मिलता भी है, फिर भी उसमें क्या कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। यही आपको दोस्तों करना है। बहुत सारे दोस्तों आपको काम मिलेंगे, ओके क्लास 12th में है, आपको बहुत सारे आपको और भी काम करने पड़ेंगे, लेकिन कैसे भी करके आपको क्या अपने पढ़ाई के लिए समय निकालना है। कोई भी समय आपको क्या है अपने बर्बाद नहीं करना। वैसे भी जो आप देखिए आप अपने समय में क्या मोबाइल में कितना समय दे रहे हैं इसका आकलन कीजिए, और अन्य कार्यों में कितना समय दे रहे हैं, कहां से अपने आप समय को निकालकर अपनी पढ़ाई में लगा सकते हैं, वो आपको ध्यान लगाना है। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है व्हाट, सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 लाइन के हैं, ओके तो आपको बढ़ के एकदम रखना है। व्हाट इज द रीजन फॉर द हक सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज है, ये क्या अम्बर्टो इको है जो राइटर, इनकी एक नोवेल है, उपन्यास है, द नेम ऑफ द रोज उसका नाम है। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ अपने समय में। द नेम ऑफ द रोज नामक जो उपन्यास था वो बहुत ज्यादा सफल हुआ, यानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, बहुत ज्यादा ये उपन्यास बिका। ओके तो इसका क्या रीजन है, अम्बर्टो इको से क्या कारण बताएं इसकी सफलता के। तो अम्बर्टो इको that has rightly pointed out that the success behind the name of the rose is misty। उन्होंने अम्बर्टो इको कहना है ये जो द नेम ऑफ द रोज नामक जो क्या उपन्यास है उनका, ये जो प्रसिद्ध होना एक प्रकार से रहस्यमयी बात इसी है, रहस्यमयी बात है। ओके इट इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नोवेल, एक अलग टाइप का क्या है उपन्यास था, एक प्रकार था, एक अलग प्रकार का उपन्यास था। ये देखिए SORT शॉर्ट यानी होता है आपका प्रकार, अगर SHORT लिखता तो होता है छोटा, शॉर्ट यानी छोटा। ओके तो यहाँ शॉर्ट लगा नहीं प्रकार, तो एक अलग ही प्रकार के उपन्यास था जिसमें और भी उपन्यास आते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट था उन्होंने कहा मैंने थोड़ा हट के काम किया इसमें। ओके इट इज क्वाइट सीरियस नोवेल, ओके ये थोड़ा सीरियस वाला नोवेल था। ओके परहैप्स द टाइम इन द हिस्ट्री व्हेन इट वाज रिटन हैज प्रूव्ड फेवरेबल फॉर इट्स सक्सेस। और उनका कहना ये भी था कि ये जिस समय लॉन्च हुआ, जिस समय ये मैंने लिखा, जिस समय ये लॉन्च हुआ, ओके मार्केट में आया ये मेरा द नेम ऑफ द रोज उपन्यास है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये मैंने लिखा था, उस समय जो स्थिति चली उसी के अकॉर्डिंग लिखा, और ये उसका लिए क्या सही समय था उसके प्रसिद्ध होने के लिए। इस बात को जो अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैं तो आपको पूरे साल भर पढ़ाता हूँ, पूरे साल भर, क्योंकि जब से आपका पास हो जाएंगे तो मैं क्या है आपके क्या है क्लास अगली वाली क्लास 12 को मैं पढ़ाने लगूंगा, उनके लिए शुरू से चैप्टर समझाने लगूंगा। तो मैं तो शुरू से पढ़ाता हूँ, लेकिन जब शुरू में व्यक्ति देखते हैं तो 1000-2000 स्टूडेंट देखते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम क्या बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने लगते हैं। ओके उससे क्या 10 गुने पढ़ने लगते हैं जितने क्या है शुरुआती पढ़ते। क्या समझ में आ रहा है? तो उनका जो वीडियो तो कि भाई है मैं वही मैं पढ़ाता हूँ, वही समझाता हूँ, फिर जो पेपर टाइम स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ते हैं। ओके तो यही है जिस समय उन्होंने लिखा, ये उनका क्या है उस समय उनका ये थोड़ा सा उसी टाइम का चलने वाला उपन्यास था, लोगों को पसंद आया और चल गया, इस टाइप को लाइन में बताया गया। आइए वो समझ गए होंगे। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है, एमपी बोर्ड एग्जाम तो 23 में ये क्वेश्चन आया तो 25 में आपका आ सकता है, रिपीट हो सकता है, तैयार करके रखना 2 नंबर में। और मैंने बहुत ज्यादा इसको इजी लैंग्वेज में इसका आंसर दिया है, गाइडों में भी आपको नहीं मिलेगा। ओके व्हाट वाज द डिनेस्टिक अबाउट अम्बर्टो इकोस एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। अम्बर्टो इको है एक क्या है, एक कथाकारक है या राइटर है, तो उनकी शैली के बारे में आपको बताना, कुछ 2-3 लाइन में आपको उनकी शैली बताई, उनकी शैली किस प्रकार की थी। लेखन की शैली की बात की जा रही है। तो अम्बर्टो इको वाज अ नरेटर, तो यहाँ आप नरेटर और राइटर दोनों लिख सकते हो। नरेटर यानी कथाकारक, तो अम्बर्टो एक कथाकारक थे या एक राइटर भी थे। ओके हिज स्टाइल वाज अ नरेटिव विच वाज अ पर्सनालिटीज्ड एंड इंटरेस्टिंग। उनकी जो उनकी जो स्टाइल है, लिखने की स्टाइल है, वो किस प्रकार की थी, एकदम उसमें व्यक्तिगत बातें होती थी। ओके इसमें व्यक्तिगत बातें थी, लोग अपने आप से कनेक्ट कर पाते थे, साथ ही इंटरेस्टिंग थी, मतलब एकदम रुचिकर थी, लोगों को पढ़ने में रुचिकर भी लगती थी। ओके इस तरीके से लगती है कि लोगों को पढ़ने में क्या रुचि लगे। हिज राइटिंग स्टाइल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उनकी जो लिखने का तरीका था, स्टाइल थी, वो और लोगों से क्या हट करती, और अच्छे और लोगों से उनकी डिफरेंटली हट करती।
इट वॉज नॉट डल एंड बोरिंग। ओके, डल नहीं होता नीरस, जिसमें कोई रस ना हो, बोरिंग मानिए आप समझ गए, बोरिंग लगना। ओके, तो जो उनकी जो लेखन शैली थी, मतलब इस टाइप से लिखते थे कि लोगों को पढ़ने में ना ही ये क्या निरस्ता से ऐसा नहीं था कि उसमें कोई रस ना मिले, लोगों को पढ़ने से उन्हें फीलिंग तक जाग जाती थी, साथ ये क्या है बोरिंग नहीं था, ओके, इंटरेस्टिंग वाला था। तो ये बताया जा रहा है, तो इन लोग इस तरीके से लिखते थे कि लोगों को क्या है ये अच्छा लगता था, इंटरेस्टिंग लगता था, उन्हें क्या है बोरिंग नहीं लगता था। ओके, और अलग तरीके से लिखते थे, इसमें पर्सनालिटीज भी रहती थी, मतलब उनकी व्यक्तित्व बातें भी रहती हैं, तो इस टाइप से इसमें बताया जा रहा है। तो ये है आपकी अम्बर्टो ईको की एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। आई होप समझ गए, मैंने थोड़ा शॉर्ट में दिया है, 2 नंबर में आता है तो इतना पर्याप्त है, बहुत ज्यादा इजी शब्द का प्रयोग किया जितना हो सकता है, बाकी अदर जगह आप इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको क्या है थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा, डिफिकल्ट शब्द रहते हैं, लेकिन मैंने कहा है यहाँ थोड़ा इजी करने का प्रयास किया है इसको। ओके, इतना आपको तैयार करके रखना है, इतने आपको नंबर मिल जाए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि यार सर इतना 2 लाइन बताएगा, ओके, तो और पढ़ना चाहते हैं तो अपने हिसाब से और भी इसमें क्या 1-2 लाइन जोड़ सकते हैं, लेकिन जितना बता रहा हूं उतना पर्याप्त है। आगे नेक्स्ट हम चैप्टर देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आपकी फ्लेमिंगो कोर्स का लास्ट चैप्टर है, लेसन 8 गोइंग प्लेसेस। देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है। पहला हमारा क्वेश्चन है, वेयर वाज इज द मोस्ट लाइकली दैट द 2 गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। ओके, तो जो 2 लड़कियां हैं, 2 लड़की कौन कौन सी, एक सोफी है, एक जैसी। आपने गोइंग प्लेस वाली भी कहानी पढ़ी होगी, तो अगर के लिए देखिए नहीं पढ़ा है तो पहले एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर आपको चैप्टर को क्वेश्चन आंसर समझिएगा। कहानी पता होगी तो जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अब कहानी नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ सोफी जैसी नाम की लड़की थी, आपने पढ़ा नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो एक बार कहानी आपको जरूर पता होनी चाहिए। देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है कि जो दो लड़की थी, कौन सी, एक सोफी और जैसी, दोनों फ्रेंड थी। ओके, तो इनके क्या संभावना थी कि ये स्कूल के बाद ये कहाँ काम करेंगे, स्कूल के बाद कौन सा काम करेंगे, कहाँ काम करेंगी। द 2 गर्ल्स सोफी एंड जेसी वर ऑलरेडी डिस्टेड फॉर अ जॉब इन द बिस्किट फैक्ट्री एंड इट was likely that they would work there after school। तो ये जो स्कूल के जो 2 लड़कियां हैं, ओके, कौन सी, सोफी और जेंसी, दोनों फ्रेंड हैं, इनके बहुत ज्यादा हाई चांस थे कि वो अब स्कूल के बाद एक बिस्किट फैक्ट्री में क्या है काम करेंगे। क्लियर है आंसर, मैंने आया कहाँ काम करेंगे तो बिस्किट फैक्ट्री में बहुत ज्यादा हाई चांस थे, तो बिस्किट फैक्ट्री इसका मेन आंसर है आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीम्ड ऑफ। यानी जो सोफी है, सोफी किस किस प्रकार के सपने देखा करती थी, यानी कहाँ कहाँ काम करने के सपना देखा करती थी। ओके, तो देख लेते हैं। सोफी ड्रीम्ड ऑफ स्टार्टिंग अ बुटीक, मतलब उसने क्या क्या सपने थे, क्या क्या काम करने के उसके सपने थे कि आगे चल के वो क्या काम करेगी, उसके क्या सपने थे वो पूछा जा रहा है। तो सोफी ड्रीम्ड ऑफ स्टार्टिंग अ बुटीक विथ मनी शी वुड अर्न एज अ मैनेजर। क्या बताया जा रहा है कि सोफी सोच रही थी कि मैं एक बुटीक स्टार्ट करूंगी। अब बुटीक स्टार्ट करने के लिए, बुटीक होता हुआ मुझे पता नहीं कि बुटीक किस लिए शब्द के लिए है, लेकिन कोई व्यवसाय का नाम होगा। ओके, बुटीक होगा, तो ये बुटीक खोलना चाहती थी। ओके, तो बुटीक खोलना चाहती थी, लेकिन अब बुटीक खोलेगी तो उसके लिए कोई मतलब बुटीक बिजनेस है तो उसको करना है तो कुछ पैसे तो चाहिए है, तो उसने सोचा कि मैं पहले क्या मैनेजर बनूंगी, पहले मैं मैनेजर बन जाऊंगी, मैनेजर बनने के बाद पैसे कमाऊंगा, पैसे कमाने के बाद उससे अपनी क्या बुटीक खोलूंगी, ये सोचा था। फिर द विजुअलाइज्ड हर सेल्फ एज अ इंग्लिश फैशन डिजाइनर मैरी क्वांट विथ द बेस्ट शॉप इन द सिटी ऑफ सिटी। क्या मतलब है ये, फिर वो सोच रही थी, जिससे मैं आपसे पूछूं कि आपको बड़े होकर क्या करना है। ओके, तो आपको लगता है कि यार मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, फिर लगता है कि यार मैं नहीं, मुझे बायोलॉजी अच्छी लगती है, मैं क्या है डॉक्टर बन जाऊंगा। बहुत सारे आपके विचार मन में आपके आते होंगे। ओके, तो बहुत सारी बातें हैं कि फिक्स नहीं है, बहुत सारे लोगों का कि यार ये बनूंगा। ओके, कुछ लोग कहते हैं जो भगवान बना दे वही बन जाऊंगा। ओके, तो यहाँ से क्या बताया जा रहा है कि उसके मन में क्या है बहुत सारे उसके विचार आ रहे थे। ओके, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ कि उसने सोचा, पहले क्या सोच रही थी कि मैं क्या एक बुटीक खोलूंगी, बुटीक खोलने के लिए पैसे चाहिए है, तो फिर मैं क्या करूंगी एक मैनेजर, तो मैं मैनेजर बन जाऊंगी, मैनेजर बनने के बाद जो मुझे कुछ कमाई होगी उससे मैं अपनी बुटीक खोल लूंगी। फिर ये वो सोच रही थी कि मैं क्या बनूंगी, अगर ये सब नहीं बन पाई, मैनेजर या बुटीक नहीं खोल पाई तो एक मैं इंग्लिश फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। जो जिस प्रकार से एक मैरी क्वांट है, उनकी एक क्या शहर में एक बहुत बड़ी शॉप है, किसकी, फैशन डिजाइनर की एक उनकी शॉप है। सेम उसी प्रकार से मैरी क्वांट की तरह मैं भी क्या है शहर में एक अच्छी सी बड़ी सी क्या है फैशन डिजाइनर की शॉप खोलूंगी, ये सोचा। फिर ओके, इसके बाद उसने सोचा बिकमिंग अ एक्ट्रेस, और ये सब भी नहीं बन पाई। ओके, ये मतलब ये जो फैशन डिजाइन नहीं बन पाई तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। इन फैक्ट सी वांटेड टू डू समथिंग दैट सी थॉट वाज सोफिस्टिकेट, मतलब वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहती थी। इस पार्ट ओके, आई होप समझ गए। नेक्स्ट हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये थर्ड वाला लॉन्ग में दोस्तों आपका पूछा जा सकता है 3 नंबर में। ओके, क्योंकि कैरेक्टर स्केच हाई चांस होते हैं आने के, तो देख लेते हैं। और कैरेक्टर स्केच में ये फायदा रहता है, देखिए कैरेक्टर स्केच का मतलब क्या होता है कि उसके चरित्र के चित्रण के बारे में बताइए।
अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी इन योर ऑन वर्ड, आपको अपने शब्दों में सोफी के बारे में बताना। आपने ये पूरी गोइंग प्लेस वाली पढ़ी है कहानी, तो उसमें सोफी के बारे में आपको क्या सोफी किस प्रकार की लड़की थी उसके बारे में आपको पूरा बताना था। कुछ लाइन में आपको सोफी के बारे में बताइए। तो ये अगर ये आपको पढ़ लेते तो और दूसरे टाइप वाली घुमा के क्वेश्चन आ जाता तो भी आप है उसमें फिट कर देंगे अपना आंसर, तो भी आपका हो जाएगा। एक बात और मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इंग्लिश के पेपर देंगे, हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपसे ना माने, मान लीजिए सब बन जाते हैं, सब इसी में रहेंगे। मान लीजिए कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या लिखा जाए, तो पहले आपको सोचना है, कोई भी क्वेश्चन आए, मान लीजिए ये क्वेश्चन आए, तो आपको सबसे पहले अपने माइंड में सोचना है पेपर के टाइम कि ये क्वेश्चन कहां से लिया, किस चैप्टर से लिया गया, गोइंग प्लेस से है कि आपके रेड ट्रैप से है कि द फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन वाले चैप्टर से है कि दोस्तों आपके इंडिगो वाले चैप्टर से। ये आपको माइंड में थॉट करना कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया, पहले आपको ये सोच लेना है। फिर आपको उससे संबंधित कौन कौन सा उसके, जैसे मान लीजिए आया गोइंग प्लेस से, तो गोइंग प्लेस से मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता घुमा फिरा के और आपसे समझ गया कि गोइंग प्लेस वाले चैप्टर से मुझसे नहीं बना, तो आपने उसके बारे में क्या जो घर पहले से क्वेश्चन तो कुछ 4-5 उस चैप्टर से याद किए होंगे, उसको आपको क्या सेट कर देना है। मेरा मतलब है कि क्वेश्चन दोस्तों आपको पेपर में लिखकर जरूर आना, सॉल्यूशन छोड़ के नहीं आना, नहीं बनना कोई छोड़ के नहीं आना। अगर छोड़ के आएंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, और लिख कर आएंगे तो हो सकता है मान लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन है, आपने कुछ लिखा तो 3 नंबर के 3 नंबर ना मिले, कम से कम 1 नंबर तो मिले, कम से कम 2 नंबर तो मिलेंगे, 1-2 नंबर से भी आपका काम हो जाएगा। ओके, अगर नहीं बनता सबकी याद, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा कि बन नहीं है सर इसलिए मैं छोड़ दिया, छोड़ना नहीं, कुछ तो उसके बारे में पता होगा चैप्टर संबंधित, तो वो आपको लिखकर आना है। ओके, लेकिन और जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, जितने मैंने क्वेश्चन बताए उतना रट लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। 2022 में, 23 में, 24 में हमेशा लगातार आ रहे हैं क्वेश्चन, और अब भी 2025 में भी आपके आएंगे। जितने मैंने बताया उतने तैयार कर लेते हैं, ये कुछ कंडीशन आपको नहीं होगी। जो पढ़ते लिखते नहीं है फिर उनको ये सब तरीका अपनाना पड़ता है। ओके, लेकिन अगर आप जो क्वेश्चन मैंने बताया उन्हें तैयार कर लेते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। टॉपर वाले हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। वैसे भी एक अच्छी बात है, 7 क्वेश्चन आते हैं 5 करने पड़ते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं 3 करने पड़ते हैं, एक आध नहीं बना तो फिर बाकी तो आपसे बन ही जाएंगे 100%। ओके, चलिए हम देख लेते हैं सोफी का आपको क्या कैरेक्टर स्केच बना, सोफी किस बार की लड़की, चलिए देख लेते हैं। सोफी इज अ यंग गर्ल ऑफ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। सोफी क्या है, नौजवान एक लड़की थी, क्या है, मिडिल क्लास फैमिली से। सी वांटेड टू ओपन अ बुटीक एंड आल्सो बिकम एन एक्ट्रेस एंड फैशन डिजाइनर या फिर मैनेजर, मतलब वो क्या बनना चाहती थी, क्या करना चाहिए, बुटीक खोलना चाहती थी। ओके, बुटीक नहीं बन पाई तो एक्ट्रेस बन जाओ या फैशन डिजाइनर बन जाओ या मैनेजर बन जाओ, जैसे मैंने इसमें आप क्वेश्चन को समझा था। तो ये सब उसकी विचार आया था कि मैं ये नहीं बनी तो ये बन जाऊंगा, ये नहीं बनी तो ये बन जाऊंगा। ओके, सी वांट्स टू कम आउट ऑफ हर पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन, वो उसकी जो घर परिवार उसके मिडिल क्लास फैमिली से। ओके, और मिडिल क्लास फैमिली से लोअर मिडिल क्लास फैमिली की आर्थिक स्थिति आपको पता अच्छी होती ही नहीं है, ये आप जानते ही होंगे। तो वो अपनी जो उसकी आर्थिक स्थिति है, उसकी आर्थिक स्थिति बाहर निकलना चाहती थी, उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, वो कुछ ना कुछ बड़ा काम करना चाहती थी और क्या है कुछ पैसे कमा कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती थी। सी इज एन इनक्रेडिबल ड्रीमर एंड इंस्पिरेशन, यानी वो इस बार की लड़की थी बहुत ज्यादा सपने सोचने वाली। देखिए आपने सब पढ़ा तो आप समझ गए होंगे कि जो सोफी है बहुत ज्यादा सपने सोचा करती, कुछ करे चाहे ना करे लेकिन सपना सोचने की उसकी आदत है। मतलब बड़े बड़े सपने देखा करती है। ओके, इस प्रकार से ऑल्दो सी इज वारंटेड अगेंस्ट सच ड्रीम्स व्हाई हर फ्रेंड जेसी एंड हर फादर सी इग्नोर्ड देम, मतलब उसके जो पिताजी हैं, उसकी जो फ्रेंड जेसी है, उन्होंने समझाया कि बड़े बड़े सपने ना देखो, कुछ मतलब नहीं है, लेकिन वो क्या है उन्हें इग्नोर कर देती है अपने पिताजी को और अपनी फ्रेंड जेसी को। एज नो वन बिलीव हर, अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी तो उस पर कोई भी व्यक्ति क्या है विश्वास नहीं करता था। ओके, विश्वास नहीं करा करता था। सी शेयर्स हर ड्रीम्स ओनली विद हर जो हु इज इंट्रोवर्ट, वह अपने पूरे जो उसके सपने हैं किसके साथ शेयर करती थी, जो उसका भाई जोफ है उसके साथ क्या अपने सपने को शेयर करती थी। जो उसका जोफ है वो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि जो अपने में मतलब अपना सोचे, किसी से बात करना उसे पसंद ना है, वो अपने में सोच रहा है, इस टाइप के व्यक्ति के। सी आल्सो हीरो वर्शिप द फुटबॉल प्लेयर डैनी कैरी, और वो क्या है तो डैनी कैरी को अपना क्या है हीरो माने करती थी, और हीरो वर्शिप यानी उसका क्या है एकदम उसे अपना क्या है उसकी चाहती थी। मतलब डैनी कैरी कौन है, एक फुटबॉल प्लेयर, उस समय का प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर है। जैसे आज के समय पूछे तो आप बहुत सारे जो फ्रेंड जो बहुत सारे स्टूडेंट हो गए वो क्या है महेंद्र सिंह धोनी के क्या फैन होंगे, कुछ विराट कोहली के होंगे इस बार से, तो ओके कुछ रोहित शर्मा के होंगे, तो इसी बार से उस समय उनके फुटबॉल प्लेयर जो डैनी कैरी था उसकी वो फैन थी बहुत ज्यादा। ओके, सी फैंटास्टिक अबाउट मीटिंग डैनी कैरी एट मार्केट प्लेस एंड लेटर नियर द कैनन, और वो सोचा करती थी, कल्पना करती थी कि मेरी डैनी कैरी से मुलाकात होगी, कहाँ होगी, ओके कहाँ मुलाकात होगी, मार्केट प्लेस में, बाजार में मेरी डैनी कैरी से मुलाकात हो जाएगी, कहीं नदी के किनारे मेरी डैनी कैरी से मुलाकात होगी, इस बार से वो सोचा करती थी। तो ये दिया हुआ है उसके शब्द, कुछ आप 1-2 लाइन कम भी कर सकते हैं, लेकिन आप क्या जितना हो सके उतना आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट है और आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आपका आ सकता है, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। क्या क्वेश्चन है, व्हाई डिड नॉट सोफी वांट जेसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी, क्या बताया जा रहा है, व्हाई डिड नॉट सोफी वांट, जो सोफी है सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि उसकी जो मुलाकात हुई, उसकी मुलाकात जो डैनी कैरी से उसकी मुलाकात हुई वो जेसी को पता चले। सोफी और जेसी दोनों फ्रेंड हैं, तो सोफी नहीं चाहती थी कि उसकी जो डैनी कैरी के साथ मुलाकात हुई है इसके बारे में जेसी को पता चले, तो वो क्यों नहीं चाहती थी, देख लेते हैं।
सोफी एंड जेसी वर क्लासमेट, दोनों क्लासमेट थे और फ्रेंड थे, ओके, सोफी और जेसी। सोफी डिड नॉट वांट जेसी टू नो एज शी थॉट जेसी वुड टेल एवरीवन about it and the people would come in large number to know about it। क्या बताया जा रहा है कि वो इसलिए नहीं चाहती, सोफी इसलिए नहीं चाहती थी कि जेसी को मेरी डैनी कैरी के बाद मुलाकात के बारे में पता चले, क्योंकि अगर वो बता देती है, अगर वो क्या है, सोफी जेसी से बता देती है अपनी इस मुलाकात के बारे में, तो जो जेसी है, जैसे क्या पूरे मोहल्ले में, समझ लीजिए पूरे मोहल्ले में हल्ला कर देगी कि मेरी मुलाकात क्या डैनी कैरी के साथ हुई। जब पूरे मोहल्ले में हल्ला कर देती तो सब लोग मेरे घर आएंगे, सब लोग पूछेंगे कि डैनी कैरी से मुलाकात कैसे हुई, कि उसके डैनी कैरी के बारे में बताइए, मतलब उस मुलाकात के बारे में पूछेंगे, ओके। तो क्या लिखा हुआ है, तो अगर सबसे बता देगी तो द पीपल वुड कम लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में लोगों से जानने आएंगे कि डैनी के साथ उसकी मुलाकात कैसी रही, ओके। सोफी वाज स्कैर्ड ऑफ हर फादर, स्कैर्ड माने डरती थी, सोफी क्या है अपने पिताजी से बहुत ज्यादा डरा करती थी। सी फेयर्ड दैट हर फादर वुड मर्डर हर, और इतना डरा करती थी, उसे लगता था कि मेरे पिताजी एक दिन मेरा क्या है मर्डर कर देंगे, इस टाइप से, ओके। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन सी गॉट टू सी डैनी कैरी इन पर्सन। देखिए जो अभी तक जो डैनी कैरी से मुलाकात की जो बात हुई है पिछले क्वेश्चन में, वो वास्तव में मुलाकात उसकी हुई ही नहीं, उसकी मुलाकात हुई ही नहीं, मतलब वो सपना में सोच रही है, वो सपने में सोच ही रहती है बस मेरी डैनी कैरी जो फेमस फुटबॉल प्लेयर है उससे मेरी मुलाकात हुई, वो सपने में सोच रही थी। लेकिन उसकी लाइफ में किसके, उसकी लाइफ में एक बार, एक सोफी की लाइफ में एक बार उसने वास्तव में डैनी कैरी को देखा। वो ऐसा कौन सा क्षण था जब उसने क्या है डैनी कैरी को देखा, वो उसको क्षण को बताना है। एक उसने रियलिटी में डैनी कैरी को एक बार देखा, उसको कौन सा क्षण था, तो देख लेते। वर्ड्स वन सैटरडे सोफी हर फादर जोफ एंड लिटिल ब्रदर ड्रेक वेंट टू वॉच आ फुटबॉल मैच। एक शनिवार की बात है, उसके जो सोफी और उसके पिताजी, उसके भाई जो जोब वगैरह थे और डर के थे, वो सब कहाँ गए, एक फुटबॉल मैच देखने के लिए गए, ओके। डैनी कैरी वाज प्लेइंग इन द मैच, दिस मैच फॉर द यूनाइटेड, और डैनी कैरी जो फुटबॉल प्लेयर है वो यूनाइटेड की तरफ से, यूनाइटेड टीम का है, ओके। यूनाइटेड की तरफ से वो क्या है मैच खेल रहा था। कौन खेला था मैच, डैनी कैरी क्या है मैच खेल रहा था। He played brilliant and scored a goal for his team। उसने क्या बहुत अच्छा खेला, जो डैनी कैरी जो फुटबॉलर है उसने बहुत अच्छा खेला, और क्या उसने अपनी टीम की तरफ से एक गोल भी किया, एक गोल भी किया। That was the only occasion when she saw डैनी कैरी in a person। और ये एक ऐसा क्षण था जिसमें उसने डैनी कैरी को वास्तव में देखा था, फुटबॉल खेलते हुए वास्तव में देखा। क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 8 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको क्या है आपके लेसन 5, लेसन 6, लेसन 7, लेसन 8 के इंपॉर्टेंट बता दिए। उससे पहले पार्ट 1 आया था, उसमें फर्स्ट लेसन 4 तक कवर करा दिया। इस प्रकार से हमने क्या है पोर्ट्स के मैंने इंपॉर्टेंट तैयार करी, इतना पढ़ लेते हैं तो पोर्ट्स से एक भी क्वेश्चन आपके इससे बाहर नहीं जाने वाला है। अब पोएट्री रहता है और आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है बिस्टास, उसके भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। क्रम से देखो वीडियो देखना चाहते हैं तो इंग्लिश टॉपर सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट होगी, वहां से जाकर आप क्रम से वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइप चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कारण उससे आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।